फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, आइए उनके बारे में आज की इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स को हम लोग मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। हमें टोटल जो है, सबसे पहले जब संविधान बना था तो हमें टोटल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। बाद में उसमें से लास्ट का यानी संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया था। तो अब हमें समझना है वो 6 जो अधिकार बचे हैं वो कौन कौन से हैं और वो कितने आर्टिकल तक आते हैं। तो पहले आप कुछ बातों को ध्यान से यहाँ पे समझ लीजिए। जो हमारी भारतीय संविधान की बुक है, किताब है, उसमें भाग संख्या 3 जो है वो हमारा जो है वो मौलिक अधिकार का बात करता है। भाग संख्या 3 किसकी बात करता है? मौलिक अधिकार की बात करता है, जिसमें से ये जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, वो आर्टिकल यानी अनुच्छेद, जिसको हम बोलेंगे अनुच्छेद बोलिए या फिर आर्टिकल बोलिए, ठीक है। तो वो जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। कहाँ से? 12 से 35 तक यहाँ पे हमारे आर्टिकल्स मौजूद हैं, जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार, और उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये टोटल आपके 6 अधिकार मौजूद हैं। संपत्ति का अधिकार जो है वो 44 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हटा दिया गया था, नहीं 44वां संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया था। चलिए सभी के बारे में एक एक करके डिटेल में समझते हैं। आपको ये टॉपिक समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो पहला जो हमारा अधिकार है वो है राइट टू इक्वलिटी, जिसको हम बोलते हैं समानता का अधिकार। यानी कि जो भारत है, भारत में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग समान हैं। इसके लिए यहाँ पे कुछ अधिकार दिए गए, आइए उनको समझते हैं। सबसे पहला अधिकार है कानून के समक्ष समानता। यानी अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसके लिए कानून हर एक मामले में बराबर होगा, चाहे वो कोई व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, किसी भी तरीके का व्यक्ति हो, उसके लिए जो कानून होगा दोनों तरीके से समान होगा। जो भी नियम लगाए जाएंगे वो दोनों के ऊपर समान लगाए जाएंगे। जो इसी में एक और बात बोली जा रही है कि कानूनों का समान संरक्षण करेगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है कोई अपराध किया है, तो अगर कोई व्यक्ति है उसने कोई अपराध किया तो उसके लिए जो सजा दूसरे को मिली, सेम सजा अगर वही अपराध किसी छोटी व्यक्ति ने किया, छोटी जात के व्यक्ति ने किया, तो उतनी ही उसको सजा मिलेगी, वही सजा मिलेगी। नहीं, समान संरक्षण होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से हम भेदभाव नहीं करेंगे। भेदभाव को निषेध करता है, यानी कि पूरी तरीके से खत्म करता है। यानी भारत में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर हम क्या करेंगे? भेदभाव नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है जिसकी धर्म अलग है, यानी हिंदू मुस्लिम है, तो उससे भेदभाव करें। किसी का मूल वंश यानी वंश जो है अलग है तो उससे हम भेदभाव करें। जाति अलग है, बड़ी जाति है, छोटी जाति है, इस तरीके से अगर हम करते हैं। लिंग, जेंडर यानी कि फीमेल है, मेल है ना, या फिर कोई जेंडर नहीं है, थर्ड जेंडर पार्टी, तो अगर उससे हम भेदभाव करेंगे तो दिक्कत है ना, उसमें हम भेदभाव नहीं कर सकते। ये यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर या फिर जन्म स्थान, मान लो कोई जो है ऐसी जगह पे जन्म लिया हो जो कि कोई गाँव हो या फिर कोई जो है कस्बा टाइप में हो, तो वहाँ के लोगों से हम भेदभाव नहीं कर सकते। ये यहाँ पर बात बोली जा रही है, भेदभाव को खत्म करता है आर्टिकल 14 यहाँ पे बात होती है। देखो, जो कानून के मतलब कि समानता का अधिकार है वो हमारे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में है। कितने? 14 से 18, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है, कहाँ से? 14 से 18 तक। तो यहाँ पे देखिए अगला जो है रोजगार में अवसर की समता। यानी जो कोई भी व्यक्ति है उसको जो है रोजगार देने के लिए अवसर मिलने चाहिए। यानी रोजगार अगर दिया जा रहा है तो सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। अगला जो पॉइंट है छुआछूत का अंत, यानी अनटचेबिलिटी। यानी कि जैसे लोग देखते रहे कि कोई बड़ी जाति का है, छोटी जाति का, तो उसको क्या करते हैं हम लोग कि छूते नहीं। बहुत से लोग बड़ी जाति के लोग छोटी जाति को छूते नहीं, उनका हाथ के पानी तक नहीं पीते। तो ये इन सब चीज़ों का एंड किया गया है इस जो है बात के तहत, इस आर्टिकल के तहत। अगला जो पॉइंट है वो उपाधियों का अंत। उपाधियों का में चक्रवर्ती, राजा, हरिश्चंद्र ऐसे बोलते कि नहीं, तो वो कोई भी उपाधि नहीं लगा सकते हैं। ये यहाँ पे बोला जा रहा है। उपाधि लगाने से क्या होता है? लगता है कि बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े लोग हैं, ठीक है। हाँ, अगर कोई एजुकेशन के मामले में जैसे किसी ने डॉक्टरी कर लिया तो डॉक्टर, जैसे मैंने मान लो डॉक्टरी कर लिया तो डॉक्टर सचिन सैनी, है ना, ऐसे बोलेंगे। मैंने इंजीनियरिंग कर लिया तो इंजीनियर सचिन सैनी ऐसे बोलेंगे। प्रोफेसर है तो प्रोफेसर सचिन सैनी ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लगा सकते हैं। जैसे मान लो हम सेना में कोई, आर्मी के लिए कोई जवान है, ब्रिगेडियर हैं, इस तरीके से, तो वो चीजें हम आगे लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ बातें और आप जानिए। देखिए, जैसे कि रोजगार में अवसर की समता। एक और यहाँ पे केस आता है वो आरक्षण। वो आप आरक्षण के बारे में सुनते होंगे। तो आरक्षण जो है क्यों जरूरी होता है? आप देखते होंगे कि रोजगार में अवसर की समता, यानी कोई एक अमीर व्यक्ति है उसको भी रोजगार उतना मिलना चाहिए, गरीब है तो उसको भी रोजगार उतना मिलना चाहिए। कोई बड़ी कास्ट का व्यक्ति है तो उसको भी उतना रोजगार, और जितना भी कोई छोटी कास्ट का उसको भी रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आरक्षण में क्या बात होती है कि आरक्षण में अगर कोई नीची कास्ट का व्यक्ति है, SC ST OBC,
तो उसको थोड़ा आरक्षण दिया जाता ताकि वो व्यक्ति आगे बढ़ सके। अब अगर आप अपने दिमाग से सोचोगे, अगर आप उस कंडीशन पे आके सोचोगे आप छोटी कास्ट के हो तो आपको आरक्षण सही लगेगा, लेकिन जब आप कोई बड़ी कास्ट के होगे तो आपको लगेगा कि मैं आरक्षण नहीं सही है। तो ये दिक्कत आपको क्यों होती, क्योंकि आप उस पायदान पे पहले से मौजूद है जहां पर वो व्यक्ति नहीं है। देखिए, जो आपको पता वर्ण सिस्टम पहले चलता था, सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, है ना, फिर जो वैसे फिर शूद्र होते थे। तो शूद्र जो होता था तो वो जो बहुत नीचे कास्ट के होते, वो दास होते थे, एक तरीके से वो काम करते थे लोगों के लिए, तो उनको पहले से दबाया जाता था। तो जो एससी एसटी आज के समय मौजूद है, ओबीसी जो मौजूद है, ये कहीं ना कहीं वो वर्ण सिस्टम का ही प्रभाव है, वो बहुत ज्यादा नीचे है। और जब वो लोग नीचे हैं तो उनको ऊपर लाने के लिए यहाँ पे जो है आरक्षण दिया जाता है। अब यहाँ पे समझिए आरक्षण क्यों जरूरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आरक्षण यहाँ पे क्यों जरूरी है। दोस्तों, अगला जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो है राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, ये जो हमारे हैं वो इसमें ये बात बोली जाती है, ये आर्टिकल जो पहले तो आप जान लीजिए कि 19 से लेकर 19 से लेकर 22 तक के आर्टिकल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए पहला जो आर्टिकल, मतलब पहली जो बात है वो यहाँ पे बोली जा रही है कि किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, यानी कोई भी व्यक्ति जो है अभिव्यक्ति कर सकता है, यानी कुछ भी वो बोल सकता है, लेकिन बोलने पे एक लिमिटेशन लगाई जाती है। देखिए, जो मौलिक अधिकार है हमारे, वो अधिकार हमको जो दिए हैं कहीं ना कहीं उन पर एक सीमा लगी हुई है। जैसे हम इक्वालिटी करते हैं तो हम इक्वालिटी अपने लिए करेंगे, ऐसा ना करें कि किसी दूसरे का असमानता हो जाए, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बोलते हैं तो ऐसा बोले कि किसी दूसरे व्यक्ति को ठेस ना पहुंचे। तो लिमिटेशन इसमें होती हैं। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, लिमिट इसमें लगी होती है। ये नहीं कि आप जो मर्जी करें वो कर लें, अधिकार आपका है तो ये नहीं आपका अधिकार है तो किसी दूसरे का भी अधिकार है। जो बातें आपके लिए सही हैं वो किसी दूसरे के लिए गलत भी हो सकती हैं। आपने किसी को गाली दे दिया तो ये एक हेट स्पीच है, हम नहीं कह सकते। तो आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन लिमिट है कि आप किसी को गलत नहीं बोलोगे, क्योंकि उसका भी अधिकार है सही सुनने का, ठीक है। उसके बाद शांतिपूर्ण तरह से जमा होने का। मान लीजिए आपको कोई काम, मतलब कहीं पे आंदोलन करना, कहीं पे प्रोटेस्ट करना, तो आप शांतिपूर्ण ढंग से, ये नहीं कि हथियार लेके जा रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। संगठन बना सकते हो, यानी कि मतलब कोई जो है मान लो बहुत सारे लोग हैं, मिलकर एक संगठन बना ले कि हम ये काम करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे, तो वो कार्य कर सकते हो। आने जाने की स्वतंत्रता है, आपको कहीं पर जाना है, कहीं से आना है तो आप आराम से जा सकते हो, भारत के किसी कोने में कहीं पर भी जा सकते हो, आ सकते हो। अगला जो है कहीं पर रहने की, कहीं पर बसने की, आपको कहीं पे आप गए, वहां पे आपको अच्छा लगा, कहीं आ जा रहे हो, कहीं पे अच्छा लगा, सोचा कि यहीं पे रहेंगे, जमीन ले लिया, वहीं पे आराम से रह लो। हाँ, अब देखो मैंने क्या बताया, लिमिट लगी होगी, तो कहीं पर आप जो है ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे आप गए, ऐसी जगह चले गए जहां पे जाने की अनुमति नहीं थी, आप किसी जनजाति के इलाके में चले गए, तो आप अगर वहां पे चले जाओगे तो वहां के लोग आपको मार देंगे भाई। जैसे अंडमान निकोबार है, तो वहां पे ऐसे जनजाति समूह है कि अगर उनके द्वीप पे जाओगे तो मार देंगे आपको, काम खत्म, तो नहीं जा सकते हो, रिस्ट्रिक्ट है, वहां पे नहीं जा सकते हो, प्रतिबंध लगा हुआ है। तो ऐसे इलाकों पे आपको नहीं जाना है। संगठन जैसे मैंने बनाने की बात की, तो आप कोई आतंकवादी संगठन नहीं बना दोगे, नक्सलवादी संगठन नहीं बना दोगे। संगठन बनाने की अनुमति है, लेकिन मैंने क्या बोला, लिमिट है, कोई गलत काम नहीं कर दोगे। अगला जो है पेशा चुनने का, यानी कि आप कोई भी चीज कर सकते हो, आपको जो काम करने का मन करे वो आप कर सकते हो। अब आपको मैं बम बनाऊंगा, परमाणु बम बनाने की खोज करूंगा, भाई AK-47 बना लो ना, इससे बढ़िया वो नहीं है भाई। देश की सुरक्षा को हाथ में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि देश को दिक्कत हो, लोगों को दिक्कत हो। व्यापार करेंगे, यानी कोई आप अच्छा व्यापार करोगे, मैं बता रहा हूँ लिमिट है, आप कोई गलत व्यापार नहीं करोगे, जो मन करे वो आप करो। जैसे मुझको पढ़ाना पसंद, मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ना पसंद, पढ़ता हूँ, तो ये मेरा एक पेशा है, मुझे करना पसंद है तो मैं ये कर रहा हूं। अगला जो पॉइंट है वो है अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी मान लीजिए आपने कोई अपराध किया या नहीं किया, भाई अपराध हुआ या नहीं है तो कोर्ट फैसला करेगा ना, आपने वो सही किया या गलत किया। मान लीजिए आपको कोई मारने आया है, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप चुपचाप खड़े रहेंगे, आओ भैया मान लो, ऐसा थोड़ी। हम अपने आप को बचाव करेंगे, बचाने में कहीं उसको मैंने मार दिया, मान लो मार दिया, उसका हाथ वाथ कट गया, तो अब ये थोड़ा नहीं मैंने अपराध किया है, भाई अपना है ना, अपना बचने के लिए मैंने उसको मारा। तो यहां पे क्या बात हो रही कि इसके संबंध में संरक्षण प्राप्त करने के लिए आपके पास अधिकार मौजूद है। जैसे मान लीजिए आपको पुलिस किसी अपराध के लिए गिरफ्तार करके ले गई, आपने कोई अपराध किया, तो उस अपराध के बारे में आपसे पुलिस बताएगी, है ना, 24 घंटे से आपको जो है जज के सामने पेश किया जाएगा। तो ये चीजें यहां पे होती हैं। अगला जो पॉइंट है, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन की रक्षा यानी कि आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने का भी अधिकार आपको है।
मान लीजिए आपको कोई खतरा है, मान लीजिए आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप पुलिस से संरक्षण मांग सकते हैं कि मुझे दिक्कत आ रही है, मुझको ये मतलब उन्होंने मारने की धमकी दी, तो वो आप कर सकते हो। यहीं पे आपको आता है राइट टू प्राइवेसी, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। मान लीजिए आपको राइट टू प्राइवेसी मतलब कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, आप जो है कुछ भी बोल सकते हो, है ना। इसी में आप किसी की फोटो भी खींच सकते हो, आप किसी की आप निजी फोटो खींच के आप उसको जो है पोस्ट नहीं कर सकते हो ऑनलाइन, वो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, राइट टू प्राइवेसी। अब देखते हैं कि जैसे कोई सेलिब्रिटी तो उसका हर जगह पे कैमरा लेके घूम रहे पीछे पीछे, तो ये क्या आ रहा है, ये एक राइट टू प्राइवेसी का मामला है, हम नहीं कर सकते। किसी के घर में जाके कमरे में कैमरा लगा दिया, बाद में निकाल लिया, उसकी वीडियो बना ली, तो ये किस में आता है, राइट टू प्राइवेसी में आता है। फिलहाल कि अब तो इसके नए नए कानून बन चुके हैं। गाइज इसी में आपको राइट टू एजुकेशन दिया गया है, शिक्षा का अधिकार, यानी आपको जो है एजुकेशन का हक है, आप जो अपनी प्राथमिक शिक्षा कहीं से भी ले सकते हैं, इसके लिए आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपके माता पिता भी आपको नहीं रोक सकते हैं प्राथमिक शिक्षा लेने से। ये बात इस आर्टिकल में कही जाती है। अभियुक्तों और सजा पाए लोगों का अधिकार, मान लीजिए कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को सजा मिल गई है, तो उसके लिए भी अधिकार मौजूद है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आपका हो गया राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम क्या है, आपको समझ में आएगा कि हमें संविधान ने ये अधिकार दिए हैं कि हम जो है अगर हमें ये चीजें करने को है तो हम कर सकते हैं। बस एक बात याद नहीं, इसमें हमें लिमिटेशन भी लगाई गई है, यानी हम ये चीजें करेंगे तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते इन्हीं में। ये बात आई होप कब समझ में आई होगी। अगला जो हमारा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी अगर हमारा कोई शोषण करता है तो उसके लिए हमारे पास क्या अधिकार हैं, आइए देखते हैं। देखिए पहला जो अधिकार है वो है मानव के दुरुपयोग व्यापार, यानी कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, इंसानों को जो है दूसरे देश में लेके जाके बेच दिया जाता है, वहां पे उनसे काम कराया जाता है जबरन, तो ये जो काम है वो हम नहीं करा सकते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं। ऐसा रिपोर्ट्स में आता है कि जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है तो उसमें 70% जो वुमेन्स होती हैं, तो आप ये समझते कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे सेक्स ट्रैफिकिंग चलता है, लोगों को यानी औरतों को लेके जाया जाता है कहीं दूसरे मुझसे सेक्स ट्रैफिकिंग कराया जाता, तो ये हमारी सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बैड इफेक्ट क्रिएट करता है। तो ये चीजें नहीं मौजूद होनी चाहिए, इन पर रोक लगाया गया है इस आर्टिकल के तहत। ये जो हमारे आर्टिकल्स है वो 23 और 24 आर्टिकल्स इसमें हैं शोषण के विरोध अधिकार में। पहला हो गया 23, दूसरा हो गया 24। तो इन पे रोक लगाया था। बंधुआ मजदूरी, यानी कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के वहां लगातार काम किए जा रहा है, बहुत सालों से बंधुआ मजदूर है, उसको कोई ज्यादा वेतन भी नहीं दे रहे, तो उसके लिए यहाँ पे रोक लगाया गया है। अगला जो है वो है बच्चों को जोखिम वाले काम और उनकी मजदूरी पर रोक लगाया है। अगर कोई बच्चा जो है 14 वर्ष का है यानी 14 ईयर्स का है, तो उसको जो है जोखिम वाले काम जैसे पटाखा बनाने की फैक्ट्री में ये सब नहीं लगा सकते हैं उसको, तो वहां पे उसको काम नहीं मिलेगा या फिर वो काम नहीं कर सकता। अगर इस पे अगर काम करते मिल गया तो उसके लिए जो उस फैक्ट्री को व्यक्ति चला रहा होगा उसको सजा दी जाएगी। और मजदूरी पर रोक लगाया गया। मजदूरी मतलब कोई काम नहीं करवा सकते उससे। कोई काम का मतलब ये नहीं कि आप घर के उससे, मान लीजिए मैं हूं तो मुझसे कहा जाए घर के जाओ आटा लेकर आओ, तो मैं 14 साल का भी नहीं हुआ, मैं नहीं करके लाऊंगा, तो ये गलत बात है ना, है ना। तो ये आप करोगे, ये आपको करना पड़ेगा, ये आपके घर के काम है। मजदूरी का मतलब है किसी आप कहीं पे गए, कहीं दुकान पे, किसी के खेत में आप जाके काम कर रहे हैं, तो वो नहीं होगा, ठीक है, वो जो है गलत है। मजदूरी आप दूसरे में नहीं, अपने में जाके आप कर सकते हो, अपना काम है वो, दूसरे के घर पे जाओ मजदूरी। समझ रहे हो कि नहीं बात को। तो इन पर रोक लगाया जा चुका है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, लगाया जा चुका, नहीं लगा है फिलहाल के लिए। आर्टिकल्स ये बहुत पहले से हैं, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, जब हमारा संविधान पूरे भारत में लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि जो है ये आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। 23 और 24 में क्या बातें बोली जा रही हैं। 23 में बोला जा रहा है मानव के दुरुपयोग व्यापार यानी ह्यूमन ट्रैफिक नहीं हो सकती है और बंधुआ मजदूरी नहीं होगी। आर्टिकल 14 बोल रहा है और 24 बोल रहा है कि बच्चों को जोखिम वाले कार्य और मजदूरी पर रोक लगाया जाएगा। तो दोस्तों अगला जो हमारा अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आपको अधिकार है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म को नहीं मान सकते हो, जो आपको लगे वो आप कर सकते हो, लेकिन आप किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करोगे। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। देखो जैसे हमको किसी भी धर्म में आस्था रखने का अधिकार है, प्रार्थना करने का अधिकार है, आजादी, हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम ईसाई सिखाई, आप गुरुद्वारा भी जा सकते हो, आप मस्जिद भी जा सकते हो, आप मंदिर भी जा सकते हो, आपको आजादी है कि आप क्या करो। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि आप जो है ऐसा नहीं कर सकते आप किसी धर्म का अपमान कर दे जाके, ठीक है, तो वो गलत बात हो जाएगी, है ना। वो क्या हो जाएगा, आपका आर्टिकल नंबर 14 उल्लंघन कर दोगे आप, कि आप जो है किसी के धर्म के खिलाफ बोल रहे हो, ठीक है, तो वो आप मजाक नहीं उड़ा सकते भाई, दिक्कत हो जाएगी आपको। अगली जो हमारी बात बोली जा रही है वो धार्मिक मामलों का प्रबंधन, है ना। धार्मिक मामलों का प्रबंधन आपको करने से कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप जो है कोई आपको मतलब जैसे मूर्ति पूजा होती है, तो आप जैसे क्या बोलते हैं उसे,
लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, इन सब में, गणेश चतुर्थी, तो इन सब में आप जो मूर्ति लेके जाते हो तो उसमें आप उनका प्रबंधन कर सकते हैं, है ना। तो इस मामले में जो है राज्य उनके मामले में हेल्प करता है, ठीक है। अगला जो हमारा है वो है धर्म की कर अदायगी स्वतंत्र है, यानी कर, कर मतलब समझ रहे हो ना, टैक्स। तो जो मंदिरों में टैक्स मिलता है, मंदिरों में मतलब जो पैसा मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। हाँ, उसके लिए कुछ जो शुल्क दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं सरकार को, लेकिन जो है उसकी रक्षा करने के लिए पुलिसकर्मी वहां पे लगे होते हैं भाई बहुत सारे, तो उनकी के लिए शुल्क दिया जाता है, लेकिन कर टैक्स नहीं दिया जाता है। मंदिर जो है उसके लिए टैक्स नहीं देता है, दे सकता है नहीं दे सकता वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला जो बात है वो बोला जाता है शिक्षा संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा जो देते हैं, उपासना उनकी स्वतंत्र है। यानी कि देखिए, जैसे मुस्लिम लोग जो है उनका जो है वो चलता है, क्या बोलते हैं उसको, मदरसा। तो मदरसे में जो है सरकार भी उनकी सहायता करेगा। अगर कोई शैक्षिक संस्थान है, जो शिक्षा संस्थान है जो कि धार्मिक शिक्षा को देता है, तो उसके लिए वो स्वतंत्र है, वो चालू कर सकता है। जैसे गुरुकुल है तो वो चालू हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि व्यक्ति चालू करना चाहता है तो वो चालू कर सकता है, सरकार भी उसमें हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पे बोला जा रहा है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला जो हमारा आर्टिकल है, अगला जो हमारे अधिकार है वो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, यानी कि हमें जो है कल्चर और जो है एजुकेशन का राइट मिलता है। जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है, जैसे कि SC ST, है ना, SC ST जो है इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है, तो इनको जो है अपनी भाषा और संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि हिंदी नहीं बोल पा रहा, वो अपनी लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज है वो वहाँ के बोल रहा है, तो उसको बिल्कुल हक है कि वो अपनी उस भाषा को आराम से बोले और उसके हिसाब से उसका कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला जो है अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों में स्थापित करने का जो अधिकार प्राप्त है, यानी कोई व्यक्ति अगर अल्पसंख्यक है SC ST से, तो उसको जितने भी शैक्षिक संस्थान मौजूद हैं उसमें कुछ प्रतिशत जो सीटें हैं उसको आरक्षित मिलेंगी, यानी उसका जो है हिस्सा होगा उसमें पहले से। अगर वो जानता है उसके बारे में तो वो जो है वहाँ पे उन सीटों पे अपनी जगह बना सकता है। देखिए होता क्या है, बहुत सारे अभी भी जो शैक्षिक संस्थान हो उसमें बहुत सारी सीटें खाली हैं SC ST के लिए। हमें उन लोगों को बताना चाहिए कि आप लोग पढ़ाई करिए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैं देखता हूँ कि जो बहुत सारे गाँव के किनारे छोटे छोटे झुग्गियाँ बनी होती हैं, वो उनमें लोग रहते हैं, वो लोग दूसरों से मांग के खाना खाते हैं, कहीं पे मांगने जाते तो खाते हैं और छोटे मोटे काम करते हैं। तो उनको अगर हम थोड़ा बहुत बताएं कि आप पढ़ाई करिए सरकारी स्कूल में, तो शायद इससे कुछ बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारी सोसाइटी में। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस समाज के लिए बहुत से ऐसे लोगों की हेल्प की है। जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे एक व्यक्ति को देखा था, मुझे नाम नहीं याद एग्जैक्ट, लेकिन उन्होंने जो है छोटे बच्चे, जितने भी गरीब बच्चे हैं उन सबको पढ़ा रहे हैं और अभी भी पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, उनकी वीडियोस को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और यहाँ पे देखिए, तो अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान में एडमिशन यानी कि वहाँ पे स्थापित हो सकते हैं, उनके लिए वहाँ पे सीटें आरक्षित मौजूद हैं। उसके बाद जो अगला हमारा लास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है हमारा आर्टिकल नंबर 32, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनको लागू करने के लिए अगर कोई व्यक्ति या सरकार हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रही है या किसी ने हमारे फंडामेंटल राइट्स में कोई छेड़खानी की है, तो उसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। इसका अधिकार हमें मिलता है इस आर्टिकल में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय बोला है। तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा जो आर्टिकल है। तो ये आपके जो है सारे मौलिक अधिकार हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपको मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियोज़ को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।